Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class in Production Operation Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is about decision making. In our previous lectures, we talked about productivity, competitiveness and strategy. After learning about these three important concepts, we need to make ourselves aware of another important dimension, which is decision making. Decision making, in fact, forms a major part of job responsibility of an operations manager. Ideally, after completing today's lecture, we should be able to identify the steps involved in decision making. We should be able to identify the criteria on which operations managers make their decisions. We should be able to identify the circumstances or environmental circumstances under which operations managers make decisions. We'll talk about the decision-making procedure or process under uncertainty. Then we'll talk about some important graphical tools that are used by operations manager to arrive at a decision. Of these two available graphical tools, we would limit our discussion to decision trees. The reason is simple, because towards the later part of our semester, we will be discussing in detail the sensitive analysis tool as well as simulation analysis tool. So for the time being, we'll focus our attention on decision trees. Students, हम लोगों की जो डिस्कशन अभी तक कंप्लीट हो चुकी है उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है प्रोडक्टिविटी का, स्ट्रेटेजी का और कंपैटिटिवनेस का. हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस कंपैटिटिवनेस, स्ट्रेटजी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी के जरिए अपने कंपैटिटर्स के ऊपर एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, और उसको हमने कंपैटिटिव एडवांटेज का नाम भी दिया. हमने ये भी देखा कि इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स को कौमें इस्तेमाल करके अपने मुकाबले में दूसरी कौमों से आगे निकल सकती हैं. यानी जो नेशंस और कंट्रीज हैं वो भी बुनियादी तौर पे इन्हीं तीन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते. लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात थोड़ी सी मजीद आगे चलती है. बात यह है दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेदर इट्स इन an organization working in the services side or in the manufacturing environment, it requires its operation manager to make some timely decisions. टाइमली डिसीजंस कंप्लीट करने के लिए आपको अपने ऑपरेशन मैनेजर को या फॉर दैट मैटर किसी भी फंक्शनल मैनेजर को ये चीज सिखानी पड़ेगी कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है, इट रिलेट्स डायरेक्टली विद द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसमें हम डिसीजन मेकिंग के कुछ बुनियादी उसूल भी सीखेंगे. हम लोग कोशिश करेंगे कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको किस तरह से हम इफेक्टिव और रिसोर्सफुल बना सकें. Why are we interested in making the process of decision making effective as well as resourceful? The idea is that operation management is the study of effective application of your available resources. So we are trying to project the operation manager as the रिसोर्सफुल एंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें परेशान करे. बात सिर्फ इतनी सी है, जिस तरह से वर्कर्स, मशीन्स या कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुनियादी इंपॉर्टेंस का दर्जा रखती है, उसी तरह से मैनेजर्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल वर्किंग या इफेक्टिव वर्किंग के लिए बहुत जरूरी पार्ट प्ले करते हैं. तो हमारी आज की डिस्कशन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगी. डिसीजन मेकिंग के साथ साथ वील टॉक अबाउट थिंग्स विच आर डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग. जी हाँ, आपकी बिल्कुल दुरुस्त इंफॉर्मेशन है. वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, बिकॉज एवरी डिसीजन दैट is taken by the manager involves the internal as well as the external environment. We'll try to limit our discussion on the environment as a general concept. फिर हम आज theory of
डिसीजन मेकिंग को भी देखेंगे या डिसीजन थ्योरी के बारे में भी जिक्र करेंगे, विच इज नथिंग बट अ जेनरिक अप्रोच टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग. देन वील टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल पार्ट. हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी खास मौके के ऊपर हम लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मार्केट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपैरेटर, इंफॉर्मेशन related to the raw materials price, information related to the supplier side, information related to the manufacturer या जो आपके कस्टमर का डिमांड पैटर्न है, आपको उस तक के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होती है. इसके बरक्स कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं होती और हम बात करते हैं कि जी कुछ यकीन से हम नहीं कह सकते कि जी हम लोगों का डिमांड पैटर्न क्या होगा या हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट या प्राइस क्या होगा 6 महीने के बाद. और अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओकेजन्स वेयर यू वुड नेवर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. नाउ दिस इज द सैड पार्ट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम you as an operations manager would be asked to make a decision under uncertainty. तो हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट अभी तक अपने इजी रेफरेंस के लिए बुनियादी तौर पर डिफाइन की है, वो 3 नामों या 3 सब हेडिंग्स के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स, और हम लोगों का जो प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का है कि हम लोग थोड़ी सी एनवायरनमेंट की भी स्टडी करें. For this very purpose, we can identify 3 types of environment under which we can make decisions. The first environment is, of course, certainty, because उसमें आपको internal as well as external factors के बारे में बहुत ज़्यादा information available होती है. And based on this information, you can easily carry out a decision. इसके साथ साथ there are situations where you have the available information in the form of some kind of probability factor attached to it. In this particular type of environment, there is a possibility or chance factor attached to your decision making. So ऐसी situation में क्या होगा, that we would end up having a kind of certain as well as uncertain situation. यानी we are talking about a gray area over here. The third type of environment which we'll come across would be uncertain environment. Whenever you have uncertainty attached to your decision making, your chances of having a correct decision are very, very low. But with the passage of time and with the assimilation of knowledge, skill and managerial expertise, आप देखेंगे कि most of the time under uncertainty as well, your decision making would improve with the passage of time. So हम लोग ये डिस्कशन इस तरह से बढ़ाएंगे कि पहले तो हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के अर्लियर डिस्कशन ऑन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस से रिलेट कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने मजीद आगे जो अपना सफर जारी रखना है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में, वहां पर जरूरी है दैट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई decision making as the important part of job responsibility of an operation manager. उसके लिए जरूरी ये होगा कि आप decision making process को identify कीजिए sequentially, step by step. हम लोग बुनियादी तौर पे decision making को 6 के जरिए identify कर सकते. What are these 6 steps? Step number 1, specify objects as well as the criteria for decision making. Step number 2, develop alternatives. Step number 3, analyze and compare alternatives. Step number 4, select the best alternative. Step number 5, implement the chosen alternative. Step number 6, monitor the results and ensure that the results are achieved. आपने देखा कि ये 6 बुनियादी स्टेप्स हम लोगों को किस तरह से डिसीजन मेकिंग करने में सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहली तो यही बात है कि
no decision making process would initiate before हम अपने लिए कोई गोल या ऑब्जेक्टिव या एम आइडेंटिफाई ना करें, which in most of the cases for any business, again whether it's in the services side or manufacturing side, would relate to specifying an objective based on the criteria. That criteria can be anything. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जी हम अपना क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कॉस्ट कटिंग पर. There are other organizations which say that we are interested in profit maximization or wealth maximization. There would be organizations which say that we need to improve our service quality as well as serviceability. तब आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ना किसी तरह से एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लिया और डिफाइन कर लिया. बट बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया दे वुड बी एबल टू स्पेसिफाई देयर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. स्टेप नंबर 2 टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स. हम अल्टरनेटिव से क्या मुराद लेते हैं? फर्ज कर लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी in Pakistan, and they decide that they are going to set up a pharmaceutical facility in the city of Sakkar. अब सक्खर शहर में अगर वो फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं they would have 3 alternatives. पहली अल्टरनेटिव ये होगी कि they would start a small facility. पता चला कि जी हम एक स्मॉल स्केल पे फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं. The second alternative available to your company would be कि आप डिसाइड करते हैं कि we would have a medium type of facility, medium scale facility हम बनाएंगे. Then the third alternative would be that we can set up a big and large facility. हम बहुत ही बड़ी एक facility setup कर लेते हैं. तो ये 3 alternatives आपके पास हैं. तो जब आप decision making करेंगे you need to work on all these 3 alternatives. Step number 3 is the analysis and comparison of these alternatives. पता ये चला ऑपरेशन मैनेजर साहब को काम दिया गया कि जनाब आप तीनों अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करके हमें बताइए सबसे ज्यादा फीसिबल और प्रैक्टिकल कौन सा है. उसके लिए वो पूरी वर्किंग करेंगे और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपकी जो नॉलेज ऑपरेशन मैनेजमेंट की होगी वो इस काबिल होगी दैट यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द सेम concepts and develop alternatives. Right now we are just trying to have a flavor of this important concept. The 4th step involves the selection of the best alternative. आपने 3 alternatives जो थे उसमें से एक कहा कि ये सबसे बेहतर और बेहतरीन alternative and we are going to follow this alternative. Step number 5 would require you to implement that chosen best alternative. यानी जो आपने कहा कि जी ये डिसीजन प्रोसेस में एक अहम स्टेप है तो उसके साथ साथ यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दैट अल्टरनेटिव. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक अल्टरनेटिव जो रिजेक्ट कर देते हैं या फॉरगो कर देते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे. नो, यू वुड ऑलवेज इम्प्लीमेंट द बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव. उसके बाद यू विल ट्राई टू इन योर फाइनल स्टेप मॉनिटर द रिजल्ट्स to ensure that the desired results are in line with your planned results. कोई वेरिएंस ऐसी ना है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो. Let me take a second and inform you that in different parts of the world, including Pakistan, there are organizations which make sure that they have a system of check and balance in place for monitoring and auditing the planned as well as actual results. जब वो comparison करते हैं they can either employ any strategy or any particular technique, but most of the time what I have seen is that they employ the philosophy of Six Sigma. Organizations have other available techniques by which they can monitor their results. और जो बेसिक आइडिया है वो वही है कि आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो जितने ज्यादा प्लान रिजल्ट्स के करीब होंगे उतनी आपकी डिसीजन कामयाब होगी. सो इफ द वेरिएंसेस आर हाई दैट रिफ्लेक्ट्स अ पुअर डिसीजन एंड इफ द वेरिएंसेस आर लो दैट इंडिकेट्स
कि आपकी जो डिसीजन थी वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल भी थी और अचीवेबल भी थी. और हम लोग अपने पुराने डिस्कशंस में ये बात कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक गोल्स टारगेट के तौर पे सेट करने चाहिए. सो वी नाउ कैन रिलेट टू द आइडिया ऑफ डिसीजन. Decision process would require the organization to set up a criteria. That criteria can be anything, which could be like cost, profit, return on investment. अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि whenever you are formulating a criteria, आपकी जो after effects organization के ऊपर आने चाहिए, they should be ideally positive. किस तरह से? If somebody says that your cost should decrease after making this decision, तो वो आपको एक तरह से इंसेंटिव दे रहा है कि आपका क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज करें. फिर साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम क्राइटेरिया आमतौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है वो होता है प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो इफ समबडी सेज कि जनाब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस डिसीजन के बाद अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले तो बहुत अच्छा होगा. या फॉर दैट मैटर इफ समबडी सेज कि जी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्रीज करनी चाहिए. तो ये बातें ऐसी हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं और फॉलो भी करते रहे अपनी पुराने लेक्चर्स में भी, as well as in other subjects of business as well. What we are trying to say over here is simple. The decision process incorporates a criteria. That criteria would be based on increasing the things or entities that make the value of an organization increase, as well as minimizing those irritants या those uncalled for entities जिसके जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या वैल्यू कम होती. किस तरह से? Suppose the chief executive officer of your company asks you to carry out an extension in the plant facility. आपका रोल इस एग्जाम्पल में एक जनरल मैनेजर ऑपरेशंस का भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस का भी हो सकता है. व्हाट योर सीनियर मैनेजमेंट डिजायर्स इज दैट दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड द प्लांट, और इफ दे आर इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, दे वांट सर्टेन थिंग्स टू हैपन as a result of this important decision. Cause and effect ही की बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही पहचाना. तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो रेडिली इंक्रीज हो जाएंगे. लेट्स से हम थोड़े से नंबर्स की बात कर लेते हैं ताकि हम लोगों को भी सहूलत रहे और हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी जरा क्लियर कट तरीके से हम लोगों के सामने मौजूद रहे. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट there are certain factors which would increase and there are certain factors which will decrease. अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें बढ़ रही हैं और कौन सी चीजें घट रही हैं. हम कहते हैं कि जी कॉस्ट जो है वो 15% डिक्रीज हो जाएंगे जब आप नया प्रोडक्ट या नई सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे या नया प्लांट आप एक्सटेंड करेंगे या नए प्लांट को आप इंस्टॉल करेंगे. दूसरी बात हम कहते हैं कि जी प्रॉफिट्स जो हैं वो तकरीबन 2% इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है जी. There is another observation. Your senior management says that return on investment stays the same. Then there are some negatives associated with the decision. हम ये देखते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी जो है वो 5% कम हो रही है, whereas risk is increasing by 5%. There is also an undesirable factor which we see is that we are not sure whether the company image would increase or decrease.
और हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी कस्टमर की नजरों में क्या परसेप्शन होगी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डिमांड मे इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द प्रोडक्ट or the service. Based on this information, your decision making ability would be tested. क्योंकि कुछ पैरामीटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स डिक्रीज कर रहे हैं. आपको ये भी मालूम है कि जब कभी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक डिसीजन के साथ उसका कॉन्सिक्वेंस भी आता है. इफ इन दिस एग्जाम्पल योर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग and your costs are decreasing, then it's definitely go for decision. यानी इसको आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि ये लाजमी आप अवेल करेंगे अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर दिस डिसीजन. बट इन दिस सिचुएशन आपने देखा कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एज वेल एज पॉसिबिलिटी दैट आपका जो प्रोडक्ट या नई सर्विस है वो कस्टमर रिजेक्ट कर देगा. इन सच सिचुएशंस आमतौर पर यह देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेशन मैनेजमेंट साइड से लीडरशिप अवेलेबल है वो किस किस्म की. इफ द लीडरशिप इज बेस्ड ऑन रिस्क अवर्जन, देन देयर इज अ चांस कि द ऑर्गेनाइजेशन वुड फॉरगो दिस डिसीजन एंड दे वुड से कि जी हम लोग अपनी पुरानी ही प्रोडक्ट और सर्विस को कंटिन्यू करेंगे. इसके बरक्स, if the organization has a leadership which is interested in taking risks, or they are more aggressive, and they feel that a temporary setback may not be what we are looking for. We are looking for a long time objective, और उसमें जरूरी है कि हमको ये कड़वी गोली आज निकलनी होगी. So that risk taking ability would prompt the organization's leadership to avail this opportunity. So फिर वही बात आ जाती है ट्रेड ऑफ की, और फिर वही बात आ जाती है प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग की. आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ रियल लाइफ टाइम सिनेरियो. इस रियल लाइफ टाइम सिनेरियो में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कभी कोई क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में आपको चीज नहीं मिलेगी. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग विद इन ग्रे एरिया. अक्सर ये भी देखा गया है, मैंने आपको जैसा भी एग्जांपल दिया कि जो मैनेजर या जो सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है इस डिसीजन में, दे आर कॉल्ड दैट दे आर पुअर डिसीजन मेकर्स. व्हेन दे आर कॉल्ड पुअर डिसीजन मेकर्स, nobody is personalizing them, but they are saying that something went wrong which led to a poor decision out of this management. A poor decision किस वजह से हो सकती है? इट कुड बी मेनली बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी. अक्सर लोग कह देते हैं कि जी अनफोर्सीन एरर हो गया जी, हम लोगों को पता नहीं था और हमसे गलती होगी. बट इन रियलिटी व्हाट दे आर मेकिंग अ कमेंट इज कि उनके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, और वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना होने की वजह से दे एंडेड अप मेकिंग एन एरर. और वो एरर से क्या हुआ कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा हद तक गलत हो गया. सो वी हैव अप टिल नाउ डिस्कस द डिसीजन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, एज वेल एज द क्राइटेरिया ऑन विच वी बेस आवर डिसीजंस. इसके बावजूद अनफोर्सीबल या अनफोर्सीन किस्म के कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अक्सर इंफॉर्मेशन कंप्लीट अवेलेबल नहीं होती. वी कैन नाउ टॉक अबाउट द decision environments available to us. There are three basic environments available to us. The first one is known as certainty, जिसका मतलब ये है कि जो आपके पास relevant parameters हैं वो complete information के साथ available.
The second type of environment is the risk environment, meaning that certain parameters have probability or chance of outcomes. We are not sure about it, and we have associated a probability factor attached with it. Iske baraks, there is the third type of decision making environment, which is known as uncertainty. With uncertainty, certain parameters have various possible outcomes. यानी हो सकता है कि हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस साइकिल है वो मैच कर जाए एनवायरनमेंट या इंडस्ट्रियल साइकिल के साथ, इंडस्ट्रियल बिजनेस साइकिल के साथ, विच वुड बी बूम और रिसेशन. We can take another example which would help us better understand this concept of decision environments. Let's say we take all these three environments one by one. First of all, we discuss the certainty environment. Certainty environment में हमारे पास information कौन सी available. We've got a clear-cut available data for the profit for each unit the organization would produce. Say the organization can produce 2,000 units and it can obtain a profit of rupees 50 for each unit. So ऐसी situation में तो decision आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, that you already know the demand output, demand requirement which is 2,000 units, and you already know the profit which you are going to make on each sale. So इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ डिसीजन एनवायरमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच रेयरली एग्जिस्ट. यानी out of 1,000 possibilities, there is only one possibility that you will have a certainty or you would be certain about having the defined parameters available to you. The second type of decision environment available to you would be risk. This is probably the most common type of environment in which you make conscious or unconscious decisions as an operation manager. किस तरह से? Let's say there is a possibility that there is a 25% chance that your 2,000 units would be sold. There is 50% chance that you would only be able to make a sale of 1,000 units. And then there's another 25% chance that you would be able to make a sale of only 500 units. अब आपने देखा कि यहाँ पर आपने probability के जरिए कुछ ऐसे limitations लगा दें जिसकी वजह से आपकी जो certainty है वो challengeable हो गई. अब वो certain conditions certain नहीं रहे and in fact they have become a kind of a risky environment. This is probably an example of a situation where you have probability weights attached to your decisions. यानी अगर लो डिमांड है तो कितने आप यूनिट सेल करेंगे, अगर हाई डिमांड है तो आप कितने यूनिट सेल करेंगे, और अगर दरमियानी किस्म की डिमांड पैटर्न है तो आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल करेंगे. इसके साथ साथ वी हैव गॉट द थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन एनवायरनमेंट व्हिच रिलेट्स टू अनसर्टेन एनवायरनमेंट. For this environment, there is unfortunately no available data. चाहे वो डिमांड फोरकास्ट के ऊपर बेस करें जो कि हमारे अगले लेक्चर का भी टॉपिक है, या हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए जो पैरामीटर्स हम रिक्वायर करते हैं वो टोटली एब्सेंट हो. दिस टेक्स अस टू अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेसिक्स ऑफ डिसीजन थ्योरी. डिसीजन थ्योरी क्या होती है? देखिए, डिसीजन थ्योरी इज नथिंग बट अ जेनरिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग. इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जी आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ जेनरिक तरीके से मजीद एलैबोरेट कर सकते हैं. फॉर दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई the three elements which make the decision theory. The first element is
a set of possible outcomes exist that will have a bearing on the results of the decision. Meaning, कुछ ऐसी possible outcomes exist करती हैं किसी भी decision parameters या decision boundary के दरमियान, जिनकी वजह से आपके जो results हैं वो change हो सकते हैं या आपके results जो हैं वो किसी हद तक मुतासर हो सकते हैं. We'll take an example shortly. But first let's take these elements one by one. हम पहले इन elements का जिक्र करते हैं, फिर example के जरिए इससे ज़्यादा clearly समझ सकते हैं. Element number 2. You should have a list of alternatives to choose from. हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि alternatives जब तक से available नहीं होंगे तो आप alternatives के जरिए से best alternative को choose नहीं कर सकते. Meaning, you can't work with one option. You need to have at least more than one option. जितने ज़्यादा alternatives आप develop करेंगे उतनी ही refined आपकी decision होगी. Element number 3, a known payoff for each alternative under each possible future condition. Now this is very important. जब कभी आपकी decision theory में resources के इस्तेमाल की बात आती है in order to make a decision, you should be able to understand that एक payoff या एक return का आना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होगा कि आप अल्टरनेटिव के ऊपर काम करें और आप उसमें पे ऑफ या रिटर्न की बात ना करें. सो व्हाटएवर मे बी द फ्यूचर कंडीशन, लाइक वी टॉक्ड अबाउट बूम और रिसेशन, आवर डिसीजन मेकिंग शुड टेक इनटू अकाउंट दीज फ्यूचर कंडीशंस. अब इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक ऑन the step-by-step requirements for an operation manager in order to implement the decision theory. Step number 1 would be that he should be able to identify a set of possible future conditions, which in our terminology we call state of nature. अब state of nature में आप high, low, medium demand pattern को भी शामिल कर सकते हैं. You can also include a list of comparators as well as introduction of new product or service. यानी आप अपनी बाउंड्री लाइन बना रहे हैं एनवायरनमेंट के इर्द-गिर्द. जितनी ज्यादा पैरामीटर्स आप इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी डिसीजन कंट्रोल करनी मुश्किल होगी. बट इसका एडेड एडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस नॉर्मली गिव अ पॉजिटिव आउटकम. क्यों? क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को निग्लेक्ट कर दें या इग्नोर कर दें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूल एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. स्टेप नंबर 2, डेवलप अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, वन ऑफ इट मे बी टू डू नथिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इन योर फ्यूचर क्लासेस you would be coming across a number of cases or situations where the organization decides that it's going to continue working in the same pattern or in the same state, and it's not going to extend its facility or introduce a new product or service. Or even in some situations it may decide it's not going to do anything. It's not going to do anything at all. This may sound a little strange, बट अगर आप अपने ऑयल इंडस्ट्री के सेक्टर को देखिए तो वहां पे कई ऑयल फील्ड सिर्फ इस वजह से बंद कर दी जाती हैं, डॉर्मेंट करार दे दी जाती हैं, क्योंकि जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है ऑयल को प्रोड्यूस और सेल करने से. So at that point in time, the organizations decide that we are not going to do anything. So this state is important. And third step is determine or estimate the payoff associated with each alternative for every possible future condition. Again, your possible future conditions could include low, high or medium demand pattern. And based on this, you should be able to determine or at least estimate the payoff or return on your proposed product or service. Step number 4, the operations manager should try, if possible, to estimate the likelihood of each possible future condition. यानी आपको probability बनानी पड़ेगी कि अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि
हम फोरसी कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारे जो इकोनॉमी है वो बूम की तरफ जाएगी, तो वी शुड हैव अ फेयर वैल्यू अटैच्ड टू द बूम एज वेल एज a fair value attached to the recession or a fair value attached to the same condition. यानी हम कहते हैं कि ये 3 conditions exist कर सकते हैं. हो सकता है probabilities उनकी different हो, but we should at least take into account the 3 conditions. यानी boom, recession और stable economy या existing condition ही को आप continue करता हुआ foresee करें. The 5th part the operation manager needs to take care for would be he should be able to evaluate alternatives according to some decision criterion. It could be either maximization of profit or wealth or reduction in cost or enhancement of the company's image. But whatever may be the decision criterion, he should be able to select the best criterion. ये बहुत जरूरी है. अभी हम लोगों ने पे ऑफ की बात की थी. Decision making में we also come across an important concept which we call payoff table. Payoff table is very common, especially in day-to-day routine activities of an operation manager, and quite often he or she is asked to create or formulate or construct a payoff table और उसके जरिए वो अपने पास जो alternatives available होते हैं उनको मजीद क्लोजली मॉनिटर करते हैं. सो पे ऑफ टेबल समराइजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिसीजन एंड कैप्चर्स द एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स अंडर वेरियस पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर. अब वो स्टेट्स ऑफ नेचर वही हैं जो अभी आपने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे. एक छोटा सा एग्जांपल. सपोज वी आर सेटिंग अप अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड आवर स्टेट ऑफ नेचर इंडिकेट्स दैट if we build a small facility, the return remains the same whether the demand is low or high. If we build a medium facility, there is a possibility that we'll have a constant return on moderate and high demand. And if we decide to build a large facility, chances are that the return would only be good if we only have a high demand. So, you can construct your payoff table by selecting certain attributes. पहली बात तो ये है कि आप 2 columns बनाएंगे. Ideally, your first column should list all those alternatives, which would be small facility, medium facility, or large facility. Your second column would have the possible future demands. Now, the possible future demands would again try to capture the demand pattern, which could be low, moderate or high. So the states of nature are very important for our decision making. Let's discuss this example in further detail. The small facility alternative has 3 possible future demand patterns. It's rupees 10 million for low, moderate and high future demand pattern. Whereas if we have the medium facility as an alternative, we have different possible future demand patterns. We've got rupees 5 million for a low future demand pattern and rupees 8 million for moderate future demand and rupees 12 million for a possible future demand which is high. Similarly, we have the large facility as an alternative and we observe that during the future demands being low and moderate, we've got a very low payoff, which is like rupees 1 million for the low future demand and rupees 2 million for the moderate demand. And we also observe that for the high demand, the large facility alternative has a return or payoff rupees 15 million. अब अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो अंडर सर्टेनिटी तो आपका पे ऑफ टेबल बहुत ज्यादा सिंपल है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड decision depending upon your organization's senior management's input. यानी हो सकता है कि अगर आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं that you are supposed to
make a decision under certainty, so you'll go for the maximum payoff, which in this condition would be rupees 15 million for a large facility. So ये तो बहुत ज़्यादा आसान सी बात है. Decision making under certainty is always simple but never available to managers, meaning आपको certain environment बहुत rare occasions पे ही available होगी. We can also observe that in certain environment the demand will be low, whether it's moderate or high. In the example we just concluded, we would select the highest payoff, which would be by constructing a large facility. Iske baraks, if you have uncertain environment, you have an unclear information available to you. When you have unclear information available to you as an operation manager, you would be facing some challenges. But you can overcome these challenges if you're able to employ the 4 techniques available to you. These 4 techniques are Maximin, Maximax, Minimax Regret, and Laplace. We'll take the same example and try to understand these alternatives or these 4 techniques available to us in a short while from now. पहले तो हम यही देख लें कि जब हम कभी बात करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की, तो जो मैक्सिमिन का कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जो मैक्सीमैक्स का कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, और हम लप्लास कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और हम मिनी मैक्स ऑफ रिग्रेट्स कहाँ इस्तेमाल करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टेक्निक अवेलेबल टू एन ऑपरेशन मैनेजर to make a decision under uncertain environment would be Maximin. First of all, Maximin determines the worst payoff for each alternative. यानी आपने जो alternatives define किए थे कि आप छोटी facility बना सकते हैं, आप medium facility develop कर सकते हैं, या आप एक large facility create कर सकते हैं. तो इन alternatives में you will first select the worst payoff. यानी आप सबसे ज्यादा कम रिटर्न वाले एलिमेंट या सेल को आइडेंटिफाई करेंगे. द सेकेंड स्टेप विल इन्वॉल्व द ऑपरेशन मैनेजर टू चूज द बेस्ट ऑफ दीज वर्स्ट अल्टरनेटिव्स. यानी यू आर फर्स्ट सेलेक्टिंग द मिनिमम वैल्यू एंड देन यू आर टेकिंग आउट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज 3 मिनिमम वैल्यूज. इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जी मैक्सिमिन जो है वो बहुत एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है. But most of the organizations are very happy to follow this technique, especially during recessions or periods of low demand pattern, क्योंकि ये एक guarantee है that you'll end up having a minimum amount of return. आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स की तरफ जाएगी, अगर आप इससे नीचे रहेंगे तो you would be incurring losses overhead. So this ensures a guaranteed minimum to the organization. इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है मैक्सीमैक्स की. अभी आप पेसिमिस्टिक अप्रोच पढ़ चुके हैं, ये है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. इसमें आपने तीनों अल्टरनेटिव्स यानी स्मॉल फैसिलिटी, मीडियम फैसिलिटी, लार्ज फैसिलिटी में से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है या ऑब्जर्व करनी है, और स्टेप नंबर 2 में आप इन तीनों मैक्सिमम वैल्यूज ही में से मैक्सिमम वैल्यू दोबारा निकाल लेते हैं. चाहे मैक्सिमिन हो या मैक्सीमैक्स हो, यू आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द आइडिया दैट फॉर मैक्सिमिन यू आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, एंड फॉर मैक्सीमैक्स यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज. सो मैक्सीमैक्स में तो आपके पास बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ जाएगी, और you would definitely choose the alternative with the best payoff. But this approach is not favored by the organizations in periods of recession. Plus, there are other factors associated with it. Due to complicated natures of your competition, there are situations where you will not follow Maximax. ऐसी situations में you are more interested in a cautious approach, and for that cautious approach you employ the technique known as Laplace technique.
Laplace में there are two steps involved. The Laplace technique involves two steps. Step number 1, determine the average payoff for each alternative. यानी आपके पास जो alternatives हैं low facility का, you have 3 demand patterns available for it. You could have a high demand pattern, you could have a low demand pattern, or you could have a medium demand pattern. तो आप तीनों demand patterns की average ले लीजिए for that particular alternative, and then in step number 2 you repeat the same procedure for the other alternatives. इसके बाद आपके पास जो 3 averaged values आ गई हैं, step number 3 में you simply select or choose the alternative with the best possible average. इसमें जो अच्छी बात है या जो to some extent लोगों को operations manager को अपील करती है वो ये है that you try to set a situation where there is an equal likely possibility of occurrence for high demand pattern, low demand pattern, or some kind of mixture of these two demand patterns. तो इस वजह से आमतौर पे मैनेजर्स लैप्लास टेक्निक को ही फॉलो करते हैं. We can spend some time to calculate these Maximin, Maximax and Laplace techniques, and I'm sure your handout gives you a good opportunity to calculate these 3 techniques. Similarly, when you're making decision under uncertainty, you come across the concept of minimax regret. Minimax regret determines the worst regret for each alternative, and then it chooses the alternative with the best worst. इस टेक्निक का जो बुनियादी फायदा है वो ये है कि दिस अप्रोच सीक्स टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ दैट इट हैज रियलाइज्ड एंड बेस्ट पे ऑफ फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर. इसमें जो मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें सबसे पहला स्टेप तो यही होगा दैट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉसेस और रिग्रेट्स. स्टेप 2 वुड make you select the maximum regret value of each value. In other words, you are trying to select the maximum of the regret values of each alternatives. यानी small facility के लिए भी, medium facility के लिए भी और large facility के लिए भी. You can calculate the minimax regret with the same data, and again, your handout gives you an opportunity as well as step-by-step instructions how to calculate this minimax regret. We now come to another important concept which relates to decision making under risk. And we define risk as the gray area between certainty and uncertainty. And there are a number of ways in which you can calculate the expected monetary value criterion. If you are able to understand that expected monetary value criterion refers to the best expected value among the alternatives. यानी अगर आप पे ऑफ टेबल ही की एग्जाम्पल को दोबारा लें and you assign some probabilities like you assign a probability of 0.3 to the low payoff and 0.5 to the moderate payoff and 0.2 to the highest, तो आप देखेंगे कि यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. आपको सिर्फ इसमें ये चीज देखनी होगी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं दीज शुड एड अप टू 1 एज दिस इज एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस. बेस्ड ऑन दिस formula would be that expected monetary value criterion is for small facility you multiply the return with the probability under each demand pattern and you just sum them up, and then you pick the smallest facility as the expected monetary value criterion. Why? Because in the smallest facility you end up obtaining the highest value. There's another important concept which is known as expected value of perfect information. अगर आप मोटरवे के ऊपर लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं so there is a possibility that if you are interested in constructing a restaurant or a trauma center, you would get a higher rate of investment. This rate of return on the investment would definitely indicate that it is possible to ascertain certain natures
ascertain the state of nature or the level of demand which will occur with certainty. So whenever you are talking about such examples, you are actually reflecting on the idea of expected value of perfect information. So expected value of perfect information can be calculated as the algebraic difference between expected payoff under certainty minus the expected payoff under risk. Then we talked about two important visual tools at the beginning of the lectures. We'll only take a minute to discuss decision trees. A decision tree is a schematic representation of the alternatives and their possible consequences. It gets its name because it resembles the shape of a tree. It is extremely suitable for analyzing and evaluating situations which involve sequential decisions. Let's take a small example. Suppose the Pakistani government decides to operate a gas field. अब ऐसी situation में government have an information that it can exploit 1 million cubic feet of gas, but latest studies indicate कि जनाब ऐसी बात नहीं है. The same gas field has an additional 10 million cubic feet of gas available as reserves. अब you as an operations manager may be asked to prepare a feasibility report to either expand or make a new facility using the new reserves. अब बात सिर्फ इतनी सी है that when you are making use of this concept of decision trees, आप हमेशा alternatives को proper तरीके से graphically capture करते हैं. Right now on your screen you can see that you've got a figure which shows square and circular nodes. You see some branches taking off from the square node as well as circular node. पहले तो हम इनको identify कर लें. The tree is read from left to right, यानी आप बाएं से दाएं तरफ चलेंगे. Square nodes represent decisions, यानी जहां कहीं आप किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, that would be represented by a square node. The circular node represents the chance events, यानी जहां कहीं आप circular node देखेंगे वहां पर आपको एक probability का factor नजर आना चाहिए. Then the branches leaving square nodes represent the alternatives, यानी small, large या medium facility आप अगर बनाना चाहेंगे तो those should be reflected on the branches leaving the square nodes. Similarly, branches leaving the circular nodes represent the chance events which we have already decided that we'll call it states of nature. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो पहली स्क्वायर नोड है वहां से दो आपके पास alternatives आ रहे हैं. पहले you can either build small or you can either build large. Again, you have a chance or possibility of 40% that low demand or 60% of high demand. But then again, you can have another decision where you have the alternative that you can do nothing and still save 20 rupees, or you can charge your consumer rupees 20. The other alternative would be that you can reduce capacity, and the third alternative would be that you can expand your facility to have an output, or you can charge your consumer rupees 50 per unit. The lower portion of the first square node shows the alternative of building large facility, and when you're building a large facility there's a possibility that you would have a low demand pattern which we have given a factor of 0.4, or you'll have a high demand factor of 60% or 0.6, which you can sell it to your consumer for rupees 60 per unit. Without going into detail, we can see that 60 rupees per unit is probably the best option available to you. And this is what we would do, that we'll pick the decisions right to left, then we'll determine which alternative would be selected for each possible second decision. Then we'll repeat the steps for both low and high demand pattern, and the further calculation would require the determination of the product of chance probabilities, followed by the determination of expected value of each initial alternative. And finally, you should be able to select the choice which has the larger expected value than the small facility. You can work out this problem by following the instructions on your handout.
but this should at least give you an opportunity to learn about decision trees. Dear students, thank you very much for your attentive participation. I am sure that after completing today's lecture, you should be able to identify the important steps involved in decision making. You should be able to identify the states of nature. You should be able to identify the alternatives and what techniques are available to an operation manager to make a decision under uncertain conditions. You should be able to understand how to calculate Laplace, minimax, maximin, maximax and minimax of regrets, as well as you should be able to employ decision trees. Thank you very much.